बात इतनी सी है, बस इतना सा अरमान लिखना चाहती हूँ। बात इतनी सी है, बस इतना सा अरमान लिखना चाहती हूँ। मैं उसके दर्द भरे दिल पे कुछ मुस्कान लिखना चाहती हूँ। जो है बेचैन राहें थक गई हैं, जो हैं बेचैन राहें थक गई हैं, उन्हीं राहों में मैं आराम लिखना चाहती हूँ। मैं उसके दर्द भरे दिल पे कुछ मुस्कान लिखना चाहती हूँ। कविता, साहित्य, कहानी, किसी भी तरह का साहित्य समझ लीजिए, एक तरह का सुकून होता है। आप जीवन की दौड़ में भाग रहे होते हैं, भागे चले जाते हैं और फिर आपको ज़रूरत पड़ती है सुकून की, फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कुछ राहत की, आराम की, चैन की। वो होता है साहित्य, वो होती है कविता। जब कोई कवि कोई कविता लिखता है तो वो 2 पल का चैन लेकर हम जिंदगी की दौड़ में दोबारा से लग जाते हैं, मगर वो 2 पल का चैन बहुत बहुत महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। ये है साहित्य, इसे कहते हैं कविता। तो आज हमारे साथ आज के जो ख़ास मेहमान हैं वो इस सुकून, इस चैन के मालिक हैं, क्योंकि वो कविताएं लिखते हैं। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ हमारे ख़ास मेहमान की, जो आज चंडीगढ़ दूरदर्शन पर हमारे साथ उपस्थित हैं, अनवर अंसारी जी की, जो बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको परिचय दूँ उनका, सबसे पहले हम चलिए कुछ सुकून उनकी कविताओं के ज़रिए महसूस करते हैं। कितना सुकून होता है कविताओं में, किस तरह से वो आपको एक दूसरी दुनिया में शिफ्ट कर देती हैं, दूसरी दुनिया में आपको ले जाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आज चंडीगढ़ दूरदर्शन पर आपका। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के साथ अपना कुछ भी, जो भी आपका काव्य है, जो सुकून की कुछ बूंदें हम पर भी बरसाएं और बताएं कुछ अपनी कविताओं के बारे में, कुछ ज़रा सुनाएं हमें। जैसे कि मैं हास्य कविताएं लिखता हूँ और मैं परिस्थिति और समाज के हिसाब से भी लिखता हूँ। किसी शहर में गया तो किसी शहर के लिए लिखता हूँ, लेकिन एक अंत में एक संदेश दे के जाता हूँ। तो जैसे मैं चंडीगढ़ आया हूँ तो एक सुनाता हूँ मैं चंडीगढ़ पे आपको हास्य कविता। बहुत बहुत स्वागत जी। तो सुनिएगा कि तू चंचल कन्या चंडीगढ़ की, तू चंचल कन्या चंडीगढ़ की, मैं फुकरा लड़का खरड़ का, ओए हाय, मैं फुकरा लड़का खरड़ का, तू बोले यशु की बल्ले बल्ले, और मैं तो भक्त अपने भोले बाबा कल्ले का। अरे वाह, मैं तो भक्त अपने भोले बाबा कल्ले का। तू सुखना लेक की रौनक सी, तू सुखना लेक की रौनक सी, मैं खरड़ के ट्रैफिक जाम सा, तू ट्रिब्यून चौक की रेड लाइट सी, और मैं चंडीगढ़ पुलिस के ट्रैफिक चालान सा। क्या बात है, क्या बात है। तू रोज गार्डन सी गुलाबी गुलाबी कुड़ी, तू रोज गार्डन सी गुलाबी गुलाबी कुड़ी, मैं कैक्टस गार्डन का कांटेदार प्लांट सा, तू दिवाली बम्पर के 2.5 करोड़ के नाम सी। ओहो, तू दिवाली बम्पर के 2.5 करोड़ के नाम सी, मैं उसे पाने की उम्मीद करने वाला कंगाल सा, तू चंडीगढ़ के गोल चक्रों सी गोल मटोल, तू चंडीगढ़ के गोल चक्रों सी गोल मटोल, मैं सीधी सपाट सड़क जैसा बेहाल सा, तू दीवानी है बॉर्न गेट्यू के चीज केक की जी, तू दीवानी है बॉर्न गेट्यू के चीज केक की, मैं दीवाना रेडी के दही भल्ले का। तू जाती सोशल में करने सैटरडे सैटरडे, मैं इस्कॉन में जाकर राधे राधे नाम ही जपता। अरे भाई, मैं इस्कॉन में जाके राधे राधे नाम ही जपता। तू जाती पढ़ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तू जाती पढ़ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मैं स्टूडेंट कॉलेज सरकारी का। ओहो, अंतर बहुत है हम दोनों में, अंतर बहुत है हम दोनों में, क्या करूँ इस दिल की बीमारी का। आप भावनाओं के पुल से जोड़ लें, आप भावनाओं के पुल से जोड़ लें दोनों के दिल, ऐसे जैसे गोरी गोरी राधा का दिल जुड़ गया सांवरे श्याम से, सांवरे श्याम से। अरे भाई, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और कितनी सच्ची कविता है। मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जैसे कवियों को कहा जाता है कि वो रोमांटिक होते हैं और वो कल्पना में जीते हैं, पर ये कवि कल्पना में नहीं जी रहा है, ये कवि हकीकत में जी रहा है। उसको सड़कें दिखती है, उसको चंडीगढ़ के गोल चक्कर दिख रहे हैं, उसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दिख रही है, उसको सरकारी कॉलेज दिख रहे हैं। बहुत खूबसूरत सर, बहुत बेहतरीन कविता। तो अब मैं सर का परिचय देना चाहूँगी। आज हमारे साथ हैं अनवर अंसारी जी, जो भारतीय रेलवे में मुख्य वाणिज्य पर्यवेक्षक पद पर अम्बाला छावनी स्टेशन पर कार्यरत हैं। ये अति विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय रेल पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। सुपर ब्रेन यूथ कॉन्टेक्स्ट में पूरे भारत में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इनका एक काव्य संग्रह भी है, बहुत खूबसूरत काव्य संग्रह है, जिसका शीर्षक है बेतरतीब। और उस काव्य संग्रह से भी हम कुछ कविताएं सर से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि कुछ कविताएं हमारे साथ शेयर करें उसमें से। सर ने 2020 से लिखना शुरू किया है। चंडीगढ़ में बहुत सारे ओपन माइक कर चुके हैं और बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी जीत चुके हैं। बहुत बहुत
बधाई आपको, और सच में हम बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे कवियत्रियाँ चंडीगढ़ दूरदर्शन पर आते हैं और अपनी जो सुकून है, अपना खुशबू है, वो यहाँ बिखेर कर चले जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रश्न है, आता है सभी के मन में आता है जब कोई कवि होता है या कवियत्री होती है, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो उसकी जो शुरुआत होती है वो बहुत खास होती है। अब जैसे अगर मैं सपोज करो अपनी बात करूँ तो मैं भी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैंने लिखना शुरू किया, और मेरे पापा बहुत नाराज़ हो जाते थे इस चीज़ से। मतलब उनको लगता था कि कविता लिखना मतलब समय की बर्बादी। तो वो हमेशा मुझे मना करते थे कि नहीं, कविता नहीं लिखना है, तुम्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो। और मेरा भाई है छोटा, वो तो आपको पता है भाई होते हैं तो वो लैंग पुलिंग करने में बहुत माहिर होते हैं। तो जब भी मैं कुछ लिख रही होती थी वो पापा को जाके बता देता था। तो इसलिए मैंने उसके लिए लिखा था, अपने भाई के लिए, कि ये तो मुमकिन नहीं कि पश्चिम से रवि निकले, ये तो मुमकिन नहीं कि पश्चिम से रवि निकले, जो मुझे कविताएं नहीं लिखने देते, भगवान करे कि उनके बच्चे भी कवि निकले। और वो अलग बात हुई कि भगवान जी ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि अपनी फैमिली में, अपने परिवार में मैं ही एक कवि हूँ। वो अलग बात है, मेरी बेटी लिखने लग गई है, पर मेरे भाई के बच्चों में से कोई कवि नहीं निकला। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्या किसी ने ऐसा भी कहा कि नहीं लिखना चाहिए, या कुछ अड़चनें ऐसी आई? नहीं, ऐसी अड़चन नहीं है, किसी ने, सभी ने मेरे को मतलब मोटिवेट किया कि आपको लिखना चाहिए। बेसिकली मेरा लिखने का रीज़न ये था कि मैं पहले फील्ड जॉब करता था, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता। जब मैं स्टेशन पे आया तो स्टेशन पे मैं देखता था कि जैसे लोग बहुत तनाव में हैं, ट्रेन छूट गई, टिकट नहीं मिल रही, किसी का कोई इशू है, वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के रो ही रहा है, बाहर देखा लोग छोड़ने आ रहे हो, मतलब कोई ज़्यादा लोग ना मुझे हंसते हुए नहीं दिखे जी। तो पहले मैंने नॉर्मल कविताएं लिखा, लेकिन जो नॉर्मल कविताओं से मुझे लगा कि मेरा पर्पस हल नहीं हो रहा, क्योंकि लोग मुस्कुराना भूल गए जी। और अगर मुस्कुराहट के लिए आप सोचो तो स्टैंड अप कॉमेडी आप देख रहे हो, बहुत फुहड़ता अश्लीलता है, वो आप परिवार के साथ ना पढ़ सकते हो ना देख सकते हो। जी बिल्कुल। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी का तो यह है कि आप पैसे देके अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हो। हाँ, मेरा ये मानना है। जी जी। आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं आ सकते, लोग हंस रहे हैं लेकिन वो बनावटी हंसी है। जी जी। तो फिर मैंने हास्य व्यंग लिखना शुरू किया कि बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हो जी, बहुत कि लोगों को फैमिली के साथ से नहीं, अगर वो कभी मेरे को देखना है तो उनको ये रिग्रेट ना हो कि हम कहाँ गए थे, उनको मैं याद रहूं और वो मुस्कुराएं और दिल से मुस्कुराएं। और मेरा ये होता है कि मैंने अपनी खुद की एक शैली विकसित करी कि मैं उसके अंत में कोई संदेश दे के जाऊं उनको, कि मैं इसको मैंने क्यों लिखा इस व्यंग को। मतलब उसको मैं एंड ऐसा नहीं करता कि मैंने कर दिया, उसके अंत में एक मैसेज होना चाहिए समाज को, सुनने वाले को, कि मैंने ये व्यंग क्यों लिखा। जी जी। तो इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। क्या इस तरह की कोई कविता आप हमारे हाँ, साथ शेयर करें? अभी है, मैं सुनाता हूँ आपको जी। वर्ष 2025 में हर लड़के के माँ बाप को एक पीड़ा है, न जाने इन लड़कियों को काट गया कौन सा कीड़ा है। ओहो। जन्म कुंडली मिलाने का फैशन अब ओल्ड स्कूल हो गया, लड़की की सोशल साइट कुंडली निकलवाना अब ट्रेंडिंग हो गया। लड़की की सोशल साइट कुंडली निकलवाना अब ट्रेंडिंग हो गया। शादी के बाद लड़का कहीं बन ना जाए हिस्ट्री, इसलिए तलाश रहे हैं लड़की की और किसी के साथ ना हो केमिस्ट्री। बिल्कुल। कैसी मुसीबत है भाई, कैसी मुसीबत है भाई जो इन अबला लड़कों पर है आई। ओहो। पत्नी के रूप में मिल रहा है इनको खूबसूरत कसाई। ओए क्या कहने। लव मैरिज करने पर मिलता है इनको नीला ड्रम, और अरेंज मैरिज करने पर हनीमून पर जाओ तो इनका बिल्कुल वजूद खत्म। सुना है अब नई शादीशुदा लड़के बिना पत्नी के ही हनीमून पर जा रहे हैं, और कुछ लड़के तो पब्लिक पार्क में लड़कों से ही प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं। और अब्बा यह भी है दोस्तों कि लड़के लड़कियों के डर से लड़कों से ही शादी की बात चला रहे हैं। अरे बाबा, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया, बहुत खूबसूरत। हाँ, ये जो चल रहे हैं वर्तमान में हालात, उस पे ये मैंने मैसेज दिया समाज को कि क्या डर पैदा हो गया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और सच में आज इस तरह की ज़रूरत भी है कि इस तरह की कविता होनी चाहिए जो आज के जो इश्यूज़ हैं, जो आज की समस्याएं हैं, उनको एड्रेस करें, उनको संबोधित करें। तो जैसा हम सब जानते ही हैं और आपके परिचय में ये भी है कि मतलब आप रेलवे में हैं, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि कभी मन के भाव रेल की पटरी के नीचे आए हों? क्योंकि सच्चाई तो ये भी है, मुझे खुद अपनी कविता याद आ जाती है कि इंसान हूँ एक आम सा किस्मत में लिखे रास्ते, इंसान हूँ एक आम सा किस्मत में लिखे रास्ते, सब ढह गया जोशे जुनूं दो रोटी के वास्ते। जहाँ पे रोटी की बात आती है उसके बाद सब तुम्हारा जुनून, पैशन, भाई तुम पोइट्री करना चाहते हो या तुम जो भी कुछ करना चाहते हो,
तो वो कहीं साइड में रखा रह जाता है। तो क्या कभी आपका ऐसा हुआ कि भाई ये जो आपकी कविता है, जो एहसास है, तो वो कभी कभी चलते चलते ट्रेन के पहिए के नीचे आए हों? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब रेलवे में देखो इश्यू क्या है कि आसपास के लोग भी आपको मोटिवेट करते हैं। वहाँ भी देखो वर्किंग में ना तनाव है जी। ऐसा नहीं कि मतलब समाज में, हमारे यहाँ वर्किंग में भी तनाव है, चाहे सरकारी नौकरी है, तनाव सबको है। तो जैसे आप कुछ लिखते हो, व्हाट्सएप पे लगाते हो, कहीं लगाते हो, वो पढ़ते हैं, कुछ जो साहित्य को जानते हैं, समझते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक होता है कि लीव की, अगर कहीं आपका इवेंट है, लीव का इश्यू होता है हर जगह, डिपार्टमेंट में शॉर्टेज होती है, तो लीव ना मिले, सिर्फ ये टेंशन होती है। बाकी भाव एक्सप्रेस करने में या कहीं उसको परफॉर्म करने के जाने में ऐसी कोई मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके साथ एक और प्रश्न मन में उठता है कि हास्य क्यों? क्योंकि कविताएं तो बहुत हैं, कुछ कवि रुलाने के लिए लिखते हैं, गम, तन्हाई। अभी कल ही की बात मुझे याद आ जाती है कि मैंने कल शाम एक कपलेट लिखा था, एक मुक्तक लिखा था कि शाम ढले जब थम गई जीवन से हाथापाई, मन के अंगना उतरे हम दो, मैं एक तन्हाई। तो ये तन्हाई, गम वाली शायरी, और ऐसे भी कहते हैं कि पतझड़ को मौसम बना तबीयत को सर्द रख, पतझड़ को मौसम बना तबीयत को सर्द रख, कविता खुद ब खुद आएगी बस दिल में दर्द रख। तो बड़े सारे कवि ऐसे हैं जो रुलाने के लिए लिखते हैं, बड़े सारे हंसाने के लिए लिखते हैं जैसे आप लिखते हैं, बहुत सारे जगाने के लिए लिखते हैं भाई, जैसे देशभक्ति की कविताएं होती हैं। तो बहुत कवि ऐसे भी हैं जो जगाने के लिए लिखते हैं, और बहुत सारे कवि सुलाने के लिए भी लिखते हैं। अब लोरियां भी एक तरह की कविता ही हैं, तो वो भी कवियों के द्वारा लिखी गई, उसकी रचना हुई, वो सुलाने के लिए लिखी थी। तो आपका जो काव्य है या आपकी जो कला है वो हंसाने के लिए ही क्यों? हंसाने के लिए देखो ऐसा है कि आजकल ज़्यादातर ना दर्द लिख रहे हैं। अब दर्द के पीछे भी क्या रीज़न है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। कोई क्लासिकल तो लिख नहीं रहा क्योंकि फिक्शन ही है ये। अब क्या होता है कि लोगों के साथ जब गलत होता है तब वो लेखक बनना शुरू हो जाता है आज के टाइम जी, कि मेरे साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे साथ लोगों ने गलत करा, यही रीज़न है। आज आप नई पीढ़ी को देखोगे तो ज़्यादातर जो है ना, क्योंकि मैंने जितने इवेंट देखता हूँ तो वो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, तो वो अपनी बात लिख रहे हैं, लेकिन अपनी बात नकारात्मकता से आप ना सकारात्मक पे नहीं आ सकते। नकारात्मक आपको और नीचे गिराएगी जी। जब तक आप ऐसी वाइब पैदा नहीं करोगे ना अपनी कविता से कि दूसरे को पसंद आए, दूसरा उससे इंकरेज हो। आप एक वीर रस एक स्टेज पे होता है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को आपको वीर रस की कविता बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर आपको मैं किसी और टाइम सुनाऊंगा ना तो आप नहीं सुनेंगे, शायद वो कहेंगे यार अभी रहने दो, क्योंकि वो मौसम के हिसाब से। लेकिन हंसी मौसम के हिसाब से नहीं है, आपको जरूरत है आज के समाज को कि वो हंसे और दिल से हंसे, बनावटी ना हंसे, और लिखे भी। तो मैंने इसलिए चूज किया कि सब लिख रहे हैं दर्द, सब लिख रहे हैं प्यार, तो लेकिन हास्य व्यंग के लिए लिखना बहुत मुश्किल है। मैं 10 बार उस चीज को सोचूंगा कि आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी, मेरा व्यंग पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आपको वो लगेगा कि नहीं लगेगा। क्योंकि दर्द तो लिखना आप बहुत इजीली लिख सकते हो क्योंकि आपके साथ बीत रही है, तो आप वो उतारोगे तो बहुत अच्छा लगेगा सामने वाले को। लेकिन कितने लेवल तक आप उसको सह सकते हो? सामने वाला 5 बार सुनेगा, 6ठी बार आपको वो भी कहता है यार बहुत सुन लिया परफॉर्मेंस को, दर्द सुना रहे। जी बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, क्योंकि दर्द महसूस भी हमें ज़्यादा होता है ना, हम अपनी ज़िंदगी में भूल जाते हैं कि खुशियाँ भी हैं, बल्कि हमें सिर्फ रह जाता है, जैसे कभी दर्द में है तो हमें लगता है कि बस सबकी ज़िंदगी में दर्द ही दर्द है। अब किसी से भी आप मिल लीजिए और बात करिए तो सबको कोई ना कोई परेशानी होगी, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं खुश हूँ। तो ऐसे में बिल्कुल मुझे फिर अपनी पंक्तियाँ याद आ जाती हैं कि कितना मुश्किल है ये शायर होना, ये शायर होना भी कितना मुश्किल है ना, गम बांटते लोगों में खुशियों को बांटना है, ये शायर होना कितना मुश्किल है ना, गम बांटते लोगों में खुशियों को बांटना है, कागज़ की कटारी से पत्थर को काटना है। और साथ ही साथ मुझे याद आ जाती है डॉक्टर अनीश गर्ग जो राष्ट्रीय कवि हैं, उन्होंने भी इस तरह की कविता लिखी। एक उनकी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ जाती हैं जब वो लिख रहे हैं कि यूँ समझो कि रेलगाड़ी में बैठे हैं जी, यूँ समझो कि रेलगाड़ी में बैठे हैं, कोई चढ़ जाएगा कोई छूट जाएगा, बारी बारी से उतर जाएगा, जाने वाला तो चला गया, कब तक अंधेरे में यूं ही बैठे रहोगे उदास, सुनो उठो बत्तियां जला लीजिए, थोड़ा हम मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा आप मुस्कुरा लीजिए। तो बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं ये डॉक्टर अनीश गर्ग की। और वो भी जो डॉक्टर अनीश गर्ग हैं हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा लिखें कि जिससे कि सामने वाले को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि आज के टाइम में, आज के समय में हर कोई इंसान अपनी अपनी जगह परेशान है।
तो ऐसे में आप अगर साहित्य के ज़रिए अगर आप किसी को हंसा रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं रेलगाड़ी और साहित्य की, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो आपकी जीवन की रेलगाड़ी है, इसका इंजन कौन है? मेरी रेलगाड़ी का तो इंजन मेरी पत्नी है, सवीरा अरोड़ा जी। वो हैं, क्योंकि मैं इन इवेंट को मतलब अगर अटेंड कर पा रहा हूँ उनके कारण जी। क्योंकि मेरी मेडिकल हिस्ट्री भी है। मैं जो है ना इजीली चल नहीं सकता, जी, मतलब जी। काफ़ी इशू हो गए थे मुझे मेडिकल के। तो उसके बाद जो है कि उन्होंने ही मतलब मेरे को संभाला, और इवेंट्स में अगर आ पा रहा हूँ तो उनके कारण आ पा रहा हूँ। जी जी जी। नहीं तो मैं अम्बाला से चंडीगढ़ वगैरह या जैसे मैं लुधियाना जाता हूँ, अमृतसर भी मैंने अटेंड की हैं, दिल्ली अटेंड की हैं, तो पॉसिबल तभी है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आजकल आप कवियों को देख लीजिए, किसी भी खास करके अगर आप हास्य कवियों को देखें तो हास्य कवि हर कोई अपनी पत्नी के बारे में कविता लिख रहा है और उन्हें इंतज़ार है कि भाई पत्नी कब मायके जाएगी। ये हम पहले हास्य कवि को सुन रहे हैं कि जो कह रहा है कि उसकी पत्नी ही उसकी गाड़ी का इंजन है और उन्हीं की वजह से वो चल रहे हैं। बिल्कुल तो पत्नी की तारीफ करना और वो भी हास्य कवि के मुंह से तारीफ सुनना, मुझे लगता है पहली बार मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, पहली बार मेरे साथ ये हो रहा है कि मेरे सामने एक हास्य कवि बैठा है और वो अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा है। बिल्कुल मैं लिखता ही नहीं उनके बारे में ऐसा, क्योंकि देखो जो सच्चाई है कि लोग गलत फहमी है पत्नी के बारे में। जी। देखो हर किसी की अपनी इंडिपेंडेंट पहचान है, तो आपको समझदारी से एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, नहीं तो कमियां निकालोगे आप तो कविता तो बन जाएगी। जी जी। कविता पत्नी कविता की पात्र नहीं है, हास्य कविता की पात्र नहीं है। जी अगर आप लिख सकते हो तो प्रशंसा में लिखिए। जी। वैसे आपने कुछ उनके बारे में लिखा? लिखा है मैंने, लेकिन अभी रेडी नहीं है कि मैं आपको बता। लिखा हुआ मैंने एक जगह इवेंट में सुनाया भी है। चलिए हम किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे ज़रूर उनके बारे में जो भी कविता है वो ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी पत्नी है आपकी और आप इतने अच्छे पति हैं कि आप एक ऐसे स्टेज पर आकर जहां आपको सब लोग सुन रहे हैं, आप अपनी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है बाकी भी हास्य कवियों को आपसे सीखना चाहिए। जी बहुत अच्छी बात है। तो आपकी साहित्य के प्रति रुचि जागी कैसे, मतलब कैसे मन में आया कि मुझे लिखना चाहिए? ऐसा था कि मैं बचपन में थोड़ा बहुत लिखता था, फिर मैं रेलवे में आ गया। रेलवे में क्या हुआ कि बहुत व्यस्त रहने लगा कि नहीं सोच पाते थे कि क्या लिखना है। जी। लिखने की सोचते थे लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाता था। फिर जब 2020 के अंदर थोड़ा सा मुझे ना लगा कि अब थोड़ा मेरे पास टाइम है तो लिखना चाहिए, तो मैंने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। लोगों ने एनकरेज किया कि नहीं आप लिख रहे हो, सही से लिखो, मतलब आप बहुत अच्छा लिखते हो। फिर क्या कहते हैं, मैंने नॉर्मल कविताएं लिखी, काव्य संग्रह भी मतलब मिक्स करके लिखा, हर रस में लिखा। तो कुछ उसमें कविता जैसे मतलब मैंने कई स्टेज पे परफॉर्म किया, तो व्यंग की जब करी तो लोगों ने मुझे आके बोला, जैसे कि ओपन माइक है, द सोशल टेप है, तो उनके ऑर्गेनाइजर ने मुझे बोला कि आप जो व्यंग बोल रहे हो ना बड़ा यूनिक है। कह रहा मैंने पूरी इंडिया में इवेंट्स किए हैं, जो आप व्यंग बोल रहे हो ना वो कॉपी नहीं है किसी की। जी जी जी। बहुत यूनिक है, अगर आप इस फील्ड में लिख सकते हो तो आप इसी में लिखो, अगर आप छोड़ दो बाकी, आपका बहुत यूनिक है। तो फिर एक दो जगह और इवेंट में गया मैं, डॉक्टर अनीस गर्ग जी हैं उनके प्रोग्राम में, संस्कार भारती के प्रोग्राम में गया, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि आपको अगर किसी चीज़ को पकड़ना है तो हास्य को पकड़ना है, क्योंकि हास्य व्यंग जो लिख रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा आपका ओरिजिनल है। तो क्या हमारे साथ आप कुछ साझा करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं एक उनके पंच पे भी सुनाया था मैंने, तो वो सुनाता हूँ आपको रेलवे से कि जो आप रेलवे को स्टेशन को देखते हो उसमें शिकायतें ही हैं, और मेरा जो डिपार्टमेंट है ना कमर्शियल है। अच्छा। सबसे ज़्यादा वो पब्लिक से गालियाँ वही खाता है। अरे क्योंकि आपको सीट नहीं मिली तो कमर्शियल के ऊपर शिकायत है, आपको टिकट में लाइन लगी है तो वो भी शिकायत आपको उसी से। मतलब मेरा जो डिपार्टमेंट है वो फेस है रेलवे का, और सबसे ज़्यादा वही फेस करता है पब्लिक को। तो मैंने, आपने जैसे स्टेशन गए, आपने घड़ी देखी है कभी? रेलवे स्टेशन घड़ी। जी जी। उस पर सोच सकता है कि कोई कविता हो सकती है। कभी कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो अब मैं उस पर सुनाता हूँ जी। एक दिन रेलवे स्टेशन पर बवाल हो गया। जी। एक दिन रेलवे स्टेशन पर बवाल हो गया और स्टेशन की महिला सुरक्षा पर सवाल हो गया। ओहो। स्टेशन की महिला सुरक्षा पर सवाल हो गया। स्टेशन की घड़ी ने रोते रोते मुंह पर 12 बजाकर स्टेशन मास्टर को एक मीटू की कंप्लेंट लिखवाई। ओहो। स्टेशन मास्टर को एक मीटू की कंप्लेंट लिखवाई। कंप्लेंट का मजमून कुछ यूं था, ये छिछोरा इंजन, ये छिछोरा इंजन रोज सीटी बजाकर मुझे रोज छेड़ जाता है। अच्छा। इसका आवारा दोस्त ग्रीन फ्लैग भी पीछे पीछे हिलकर मुझे गार्ड के डिब्बे में बुलाता है। ओहो। और ये डिब्बे भी कम नहीं, चलने का टाइम पूछ पूछ कर मुझे देख कर मुस्कुराते हैं।
और भाभी भाभी कहकर चढ़ाता। आय हाय, क्या बात है। स्टेशन मास्टर धीरे से मुस्कुराया हाँ। और उसने प्यार से घड़ी को समझाया कि ये स्टेशन तेरे दिखाए वक्त से चलता है, इसलिए इंजन, ये डिब्बे और ये हरा झंडा तुझसे जलता है। ओहो, बुरा ना माना कर तू इनकी बातों का, बुरा ना माना कर तू इनकी बातों का, इतनी खूबसूरत लड़की देखा हर किसी का दिल में चला। आय हाय, क्या बात है, क्या शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। मतलब आप जैसे अपनी कविताएं सुना रहे हैं तो मतलब मन होता है ये कहने का कि लेखकों का क्या भरोसा, भाई घड़ी पे भी लिख देते हैं, ये कहीं भी किसी भी चीज़ पे लिख देते हैं, और कितनी यूनिक कल्पना है आपकी। तो बिल्कुल इसीलिए मैं आप, ये कुछ पंक्तियां हैं मेरी, मैं आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ, आप को समर्पित करना चाहती हूँ कि लेखकों का क्या भरोसा, ये अलग होते ज़रा सा। लेखकों का क्या भरोसा, ये अलग होते जरा सा। कल्पना को मीत लिख दे, शोर को संगीत लिख दे। कल्पना को मीत लिख दे, शोर को संगीत लिख दे। गीत में खामोशी ढूंढे, खामोशी में गीत लिख दे। कि कल्पना को मीत लिख दे, शोर को संगीत लिख दे। गीत में खामोशी ढूंढे, खामोशी को गीत लिख दे। दुश्मनों की दुश्मनी को फिर घुमाकर प्रीत लिख दे। कि दुश्मनों की दुश्मनी को फिर घुमाकर प्रीत लिख दे। हार पर आंसू बहाकर, हार पर आंसू बहाकर फिर उसी को जीत लिख दें। शून्य से रास्ते बनाते, शून्य से रास्ते बनाते, कड़वे को लिख दे बताशा। ये अलग होते ज़रा सा, ये अलग होते ज़रा सा। और आपको तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप तो बिल्कुल ही अलग हैं क्योंकि इस तरह की कल्पना मतलब बहुत मुश्किल होती है कि बिल्कुल आप अलग तरह से, और सबसे बड़ी बात कि व्यंग लिख रहे हैं, और बिल्कुल सच बात है। मतलब फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये तस्वीर आपकी है, चाहे इसमें जैसे इसमें रंग भरो, चाहे लोरी गा के सुला दो या फिर हम पर व्यंग करो। मतलब ऑब्वियसली आपके पास वो जो आपकी लेखनी है उसमें ये शक्ति है कि वो चाहे हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। सच में एक कवि तभी मतलब पुराना वाला समय था कि कवि को भगवान से कंपैरिजन करा जाता था कि कवि जैसे आप पिछले अगर पुराने टाइम में जाते हैं, हम प्राचीन काल में चले जाएं, तो उसमें जो कवि होते थे तो उनको अक्सर भगवान या एक दिव्य इंसान माना जाता था, क्योंकि उनके पास एक खास शक्ति है और वो है उनकी कलम की शक्ति। तो वो कलम की शक्ति सच में आपकी, मैं मतलब जो मैं यहाँ देख रही हूँ वो बहुत ख़ास है और बहुत उम्दा है, बहुत अलग तरह से आप लिखते हैं। तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि साहित्य क्या है? साहित्य देखिए दिल की ना सच्चाई है, दिल की भावना है। आप जैसे सीसीटीवी कैमरा है, वो एक चीज़ को कैप्चर कर रहा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा को आप सिर्फ रिवाइव कर सकते हो जब आपको जरूरत है, लेकिन आपका जो आंखें हैं ना, वो सीसीटीवी ऐसा कैमरा है कि वो डायरेक्ट आपके दिल से कनेक्ट है। जी, और जब आपको कोई भावनाएं या समाज की कोई चीज़ आपको वहाँ पर लगती है ना, तो कागज पे उतरती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वो आपने। साहित्य है। जी, और आपकी अगर भाषा को बचाना है ना, तो भाषा को बचाने के लिए साहित्य है। अगर आपका साहित्य नहीं तो आपकी भाषा भी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी भाषा। बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल इतने अच्छे कवि आज हमारे साथ हमारे मंच पर उपस्थित हैं, तो बिल्कुल सर को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी और मेरे दिल से दुआएं हैं कि जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाता चल, जीवन की मुश्किलों का ऐसे हल बनाता चल, गम भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराता चल। नफ़रत की खाई को तो कुछ ऐसे पाटना, नफ़रत की खाई को तो कुछ ऐसे पाटना, जो दें तुझे आंसू उन्हें मुस्कान बांटना। सो नेकी से अपनी सबकी बदी को हराता चल, गम भी लगे हंसने तो ऐसे मुस्कुराता चल। तो आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान थे अनवर अंसारी जी, और उनसे इतनी खूबसूरत, इतनी रोचक बातचीत हमने की। तो आगे किसी और दिन, कहीं किसी और समय पर, किसी दूसरे मेहमान के साथ और सर के साथ भी हम फिर दोबारा आपके साथ रूबरू होंगे। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सर का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए।